बदलनी पड़ेगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी संघर्ष है कि हम अपने आप को कैसे सिद्ध करें कि हम जाटव नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं है, हम केवल एक सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक प्राणी है। क्योंकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबका यही तो होता है। BA MA होता है, सरकारी स्कूल का टीचर BA होता है, MA होता है, BEd होता है, TT होता है, नेट होता है, सुपर टेट होता है, कितनी डिग्रियां होती है। तो आप लोग अपने बच्चों की तरह इनको पढ़ाओ, मैं तुमको पुरस्कार दूंगा। और सभी लोग अगर जो इसमें गड़बड़ी की तो 5 साल के अंदर नौकरी करने के लायक तो भी पढ़ो, ना हो तो भी पढ़ो, फसल पे पैसे दे दो, या साल 2 साल 3 साल बाद जब हो तो दे दो। हमने शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार किया, लगभग आज 40,000 बच्चे हमारे विद्यालय से पढ़ के निकल पाते। ऐसा बैठा है पार्टी में, मैं कहना चाहता हूं, और जब तक वो व्यक्ति पार्टी में रहेगा, बहुजन समाज पार्टी कितने चुनाव आ रही है? 2012 चुनाव आ रही, 2014 का चुनाव आ रही, 2017 का चुनाव आ रही, 2019 का चुनाव है, 2022 का चुनाव आ रही, 2024 का चुनाव आ रही है। और बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तेलंगाना में की हालत में है। इसमें गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे सबसे पहले लोग देखते हैं घर में किसकी इज्जत। तो जाटो समाज आज की डेट में 80% आपके भाई सर्वे जनसेवा के साथ खड़ा है। पासी समाज 20 से 25% आपके साथ में खड़ा है। अर्कवंशी समाज लगभग 99% सर्वे जनसेवा के साथ खड़ा है। और मुस्लिम समाज 100% सर्वे जनसेवा के साथ खड़ा है। सरकारी स्तर में अपनी दवाई एम्स में कराते हैं जाकर के। अब यहाँ के लोगों को सब गोली काट के रख लेते हैं, एंटीबायोटिक, उसमें उनको दे दी, उनको दे दी। ये नहीं चलेगा। जितनी दवाई आएगी सारा हिसाब देना पड़ेगा। जो डॉक्टर नहीं होंगे मैं नियुक्त कराऊंगा, लेकिन कोई भी मरीज रिफर नहीं होगा। बहुत विषम परिस्थिति में रिफर होगा। जब सुविधाएं नहीं होगी, सुविधाएं हम देंगे, नहीं तो रिफर ही बंद रहा चले रहा। तब मरीजा करने में जैसे जो सपा बसपा अन्य दल है, इनके जिलाध्यक्षों से अंदरूनी सेटिंग करके अब डमी कैंडिडेट सेट करा देते हैं। इसी में दूसरी पार्टियां उनको महत्ता हासिल बनाती। बाकी उनका वोट बैंक निजी नेतृत्व को पालन नहीं कर पाता। हाँ, एक अच्छाई उनके अंदर भी है, बड़ी हंसमुख स्वभाव की है, सरल स्वभाव है, आसानी से मिल जाती, लेकिन काम करती। शिक्षा पर काम करो, चिकित्सा पर काम करो, रोजगार औद्योगिकरण पर काम करो, देश को आगे बढ़ाने का काम करो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी को अपर कास्ट का भी आदमी समझ गया है। इसलिए पहली सरकार मोदी जी की बहुत अच्छी चली, इसकी मैं तारीफ करना चाहता हूं। लेकिन अब जो चल रहा है, अब केवल विधायक खरीदो, सरकारें तोड़ो और इनको हटाओ, उनकी पार्टी खत्म करो, देश के संविधान के लिए देश। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम के खास मेहमान हैं जो संघर्षों से लड़ाई लड़ते हुए आज तक चले आ रहे हैं। आपको बताते चले, इनका कुछ थोड़ा सा परिचय दे दें कि ये 2012 में ये कांग्रेस से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, फिर 2022 में ये बसपा से चुनाव लड़े थे। लेकिन इस समय ये किसी भी पार्टी में नहीं है, बसपा ने भी इनको निष्कासित कर दिया है, लेकिन फिर भी ये विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। इनका राजनीतिक सफर जानने की पूरी कोशिश करेंगे। कि भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज का इस हमारे खास प्रोग्राम में आपका। थैंक यू। आपकी राजनीतिक सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और राजनीति आपने पेशा क्यों चुना? राजनीतिक सफर की शुरुआत, राजनीतिक पेशा केवल इसलिए चुना था कि 2001 में हमने जब यहाँ की दयनीय स्थिति देखी, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है, तो शिक्षा को मजबूत करने के लिए हमने 2001 में एक विद्यालय डाला। 2004 में उसकी मान्यता हमको मिल गई। तब से हम शिक्षा को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे यहाँ का सिस्टम है, पैसे हो तो भी पढ़ो, ना हो तो भी पढ़ो, फसल पे पैसे दे दो, या साल 2 साल 3 साल बाद जब हो तो दे दो। हमने शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार किया, लगभग आज 40,000 बच्चे हमारे विद्यालय से पढ़ के निकल पास आउट हो चुके। तो उसके, लेकिन हम देख रहे थे कि हम इससे बहुत बड़ी कोई समाज सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने 2011 में बहुजन समाज पार्टी में एंट्री करने का प्रयास किया था। लेकिन उस समय पार्टी जो थी बड़े ही चरम सीमा पर थी, सामान्य आदमी की एंट्री होना मुश्किल था। तब तक राहुल गांधी ने एक छोटा सा मेंबरशिप चलाई थी कि जो भी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा उसे विधानसभा का चुनाव टिकट दिया जाएगा। मैंने डेलीगेट बनाए, पूरे विधानसभा में 32 डेलीगेट बनाए पार्टी ने, और तो उन्हीं डेलीगेट में चुनाव हुआ। 32 में 28 हमको मिले, तो हम चुनाव जीत गए। और उसी बाद में राहुल गांधी जी से हमारा डायरेक्ट परिचय हुआ। उन्होंने हमको 2012 में विधानसभा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी उस समय बड़ी मिजरेबल कंडीशन में थी, हमने बहुत अथक मेहनत की। और मेहनत करने के बाद
फिर मैं जब मेहनत की तो हमको विधानसभा का टिकट मिला और 32,000 वोट हमको प्राप्त हुआ था। तो हमने सोचा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद तो लोगों ने कहा कि पार्टी का वोट बैंक नहीं है, अपनी दम पर वोट लाए हो। उसी पीरियड में बहुजन समाज पार्टी के नेता है, यहीं के जिलाध्यक्ष श्रवण जी, उनका हमारे पास फोन आया कि जनसेवा बहन जी के यहाँ से मैसेज है, बसपा ज्वाइन कर लो। हम बड़े खुश हुए, रात में हमको नींद नहीं आई। हमने सोचा अब तो विधायक बनने का सपना पूर्ण हो जाएगा, समाज सेवा का सपना पूर्ण हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उनका फिर एक फोन आया, उन्होंने कहा व्यवस्था के साथ चलना है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं गया, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद में मैं जो था पार्टी में काम करता रहा। काम करने के बाद पूरे क्षेत्र में सब चर्चा हो गई, जनसेवा बसपा में आ गए, अब चुनाव बढ़िया लड़ेंगे, अब की जीत जाएंगे। थोड़े दिन के बाद एक प्रेक्षागृह में मीटिंग हुई थी हरदोई में। हरदोई प्रेक्षागृह में मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान हम मंच पर बैठे थे, हम लोग अपनी जनता ले गए थे, हमने सहयोग भी किया था। मीटिंग चल रही, मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, तब तक हमसे मंच पर बैठे थे, हमसे कहा गया कि जनसेवा जी मंच से आप नीचे चले जाएं, नीचे बैठ जाएं जाकर के, क्योंकि 2012 में तुम चुनाव लड़े थे तो अनीता जी आ रही हैं, अनीता जी गुस्सा हो जाएगी। फिर हमने कहा कि अगर अनीता जी को इतना डर था तो आपने हमको शामिल क्यों कराया? मैं कांग्रेस में अपने था, आज कांग्रेस में हमारी खुद ही पकड़ होती, मैं दूसरे के भरोसे में अपनी दम पर ये सब कर रहा था। तो उसी पीरियड में मैं चलाया। 3-4 दिन के बाद अखबार में निकला सर्वे जनसेवा को अनुशासनहीनता। जब हम चले आए तो हमारे समर्थक भी चले आए। जब चले आए तो फिर कहा गया कि क्या हुआ कि जनसेवा चले गए, इसलिए वो लोग चले गए। तो बाद में निकला मालूम, हमको बताया भी नहीं गया कि पार्टी अनुशासनहीनता के कारण सर्वे जनसेवा को बाहर किया जाता है। उसके बाद में हम फिर कांग्रेस में तो जाने का प्रश्न ही नहीं रह गया था। फिर हमने, हमारे एक मित्र हैं राजीव रंजन मिश्रा जी, उन्होंने हमको बताया कि यार भाजपा में आ जाओ, तुमको टिकट दिलवा देंगे। अच्छा, नेता जो होता है चुनाव लड़ने वाला होता है, देखो खुल करके कहते हैं, वो ये नहीं सोचता है कि कौन सा दल है, क्या स्थितियां, वो सोचता है उनको टिकट मिल जाए। हम टिकट के लालच में मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। 17 में टिकट मांगा, नहीं दिया हमको। उसके बाद अनुसूचित मोर्चा का जिलाध्यक्ष बना दिया। 22 में टिकट मांगा, नहीं दिया। हमको मालूम हुआ कि वहाँ कहा गया कि आप जाटो हैं, चमार हैं, इस वजह से टिकट नहीं पार्टी दे रही। तो हमने कहा कि देखो धर्म होता तो बदल लेते, ये जाति है बदल भी नहीं पाएगी, इसलिए फिर मैंने पार्टी छोड़ दी। मैं घर पे बैठा था। उसी पीरियड में बहुजन समाज पार्टी के 2-3-4 लोग हमारे घर पर आए, 2 बार तक हमारे घर पे आए और कहा पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। तो हमने कहा चुनाव, पार्टी में संगठन नहीं है, पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है, पार्टी का कोई इस समय पार्टी लहर में कोई जमीन पर काम नहीं है। कहे चुनाव लड़िए, फिर हम देखते हैं और हम लोग सब लोग मिलकर के आपका संघर्ष बढ़िया है, जिता लेंगे। 13-14 दिन चुनाव के रह गए थे, तो हमने थोड़ा मन बनाया, जो वहाँ का सिस्टम होता है उसको फॉलो किया और चुनाव लड़े। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विधानसभा अध्यक्ष यहाँ थे रिजवान गनी, वो पूरी तरीके से राजेश्वरी जी के साथ में थे और हमसे कभी भी एक मीटिंग नहीं उन्होंने कराई और हमसे 5 किलोमीटर दूर गाड़ी लेकर के चलते थे। 5 किलो। और जिलाध्यक्ष जो उसमें रणधीर जी थे, उन्होंने एक दिन हमको मीटिंग हमारी विधानसभा में एक दिन अगर कर दी होती, वो कहे होते कि ये संगठन है, इसके साथ आप बैठिए, इनके साथ आज हम रणनीति तैयार करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। केवल जिस दिन हम पर्चा भरने गए, वो एक तख्त पर 10-15 लोगों को लेकर के बैठे हुए थे, वहां माला डाल दिया और बाकी उनका कोई कोई रोल नहीं रहा। जब हमने बस्ते बांटे तो क्षेत्र में देखा कि एक भी जगह पर कोई बस्ता लेने वाला नहीं था। हमने सोचा अब तो ये चुनाव यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मेहनत की, बहुत मेहनत की। 13 दिन में तो आप जानते बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, फिर भी 32,000 के लगभग 32,000 वोट हमको मिला। फिर बाद में हमको मालूम हुआ कि हमने समीक्षा की, हमने कोई संगठन नहीं था, बसपा का वोट बैंक है, संगठन नहीं है। तो हमने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी और पार्टी के लोगों ने, मुनकाद अली साहब थे उस समय यहाँ पर कोऑर्डिनेटर के तौर पर थे, मुख्य कोऑर्डिनेटर सूरज सिंह जाटव मुख्य कोऑर्डिनेटर थे, राकेश जी थे और कई तमाम नौशाद साहब आए थे। मैंने पार्टी को इतना तैयार किया, पूरी 3 बार विधानसभा कमेटी में 3 बार सेक्टर 40 सेक्टर बनाए, 38 सेक्टर से पहले, फिर 2 और बनाए, बड़े 40 सेक्टर अध्यक्ष बनाए, प्रत्येक सेक्टर को 10 बूथ में बांटा और हर बूथ पर 6-6 लोग तैयार किए और उसके
अतिरिक्त भी मैं तैयार करता रहा। जब पूरी संगठन हमने तैयार कर दिया, लगभग 2800 लोगों को पार्टी से जोड़ दिया। जब यही चीज विरोधियों को लगी कि अब तो जनसेवा निकल जाएंगे, फिर भीम आर्मी ने हमको समर्थन दे दिया, सोबरन लाल जी ने, इधर जुबेर पठान ने हमको समर्थन दे दिया, उधर उवैस अंसारी, उवैस भाई है गोपाओं को, उन्होंने समर्थन दे दिया। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैस, यानी ओबीसी, एससी सब लोग कहने लगे जनसेवा को की जिता लीजिए, 2-3 बार हार चुका है, अब किस बार मन बना लिया। जब जाना कि जीत रहे, तब तक माननीय विधायक जी ने एक दिन बयान दे दिया, तिकड़म से चुनाव जीते जाते हैं और मेहनत करने से विकास से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। यहीं पर एक डमी कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी, जिन्होंने न कभी रैली में, हम रैली में हजारों लोग लेकर के गए, 6 दिसंबर को लेकर के गए, 9 अक्टूबर को लेकर के गए, 15 मार्च को लेकर के गए, समय समय पर जो पार्टी का रजिस्टर आता है उसको मेंटेन कराया, समय समय पर जितने सारे निर्देशों का पालन किया। और अंत में हमको मानक न पूरा करने के कारण उन्होंने एक डमी कैंडिडेट को लाया गया, उस सेटिंग की गई। ये अखिलेश अम्बेडकर एक है, बहुजन समाज पार्टी में है, उनका केवल सभी कोऑर्डिनेटर जानते हैं, सभी किसी मंडल कोऑर्डिनेटर से पता कर लो जाकर के उनका मुख्य काम क्या है। उनका केवल मुख्य काम है डमी कैंडिडेट सेट करो और व्यवस्था को लाओ। उन्होंने एक ही दिन गोपामा हुआ है, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में थोड़ी देर रुके और सेटिंग हो गई। हमको हमारा टिकट काट दिया गया, हमको बाहर कर दिया गया, और जब हमको बाहर किया गया तो पूरे जिले में नहीं, 2-4 जिलों में बड़ी लोगों ने बड़े कहा कि ये गलत किया गया। अब बहुजन समाज पार्टी में जो मेहनत करता है उसको गलत कर दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, बीएसपी का बार बार जिक्र कर रहे हो, इसलिए सीधे सवालों पर ही आ जाते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी चुनाव से पहले पार्टी से निष्कासित क्यों अपने नेताओं को करती है? आपको बताएं, बहुजन समाज पार्टी में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बहन जी के बहुत खास हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को खा रहे हैं। और यहाँ तक कि आपने देखा जयप्रकाश एक बहुत ही क्रांतिकारी, जो अपना घर परिवार शादी नहीं किया, उनको कई बार निकाला गया। माने अब आपको बताएं, जयप्रकाश जी को, हाजी दद्दन खां, मैं देखता था रोज हमारी तरह संघर्ष करता है। दद्दन खां रोज हमारी तरह संघर्ष, कल उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अशोक सिद्धार्थ जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको पार्टी से निकासित किया। अनंत कुमार मिश्रा जी को, रणधीर सिंह को, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आर.के. चौधरी, बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, दद्दन खां, अरे जितने बढ़िया नेता थे जिनके पास पार्टी को मजबूत करने का एक आधार था, सबको निकाल दिया गया। और आपको बताएं, एक व्यक्ति ऐसा बैठा है पार्टी में, मैं कहना चाहता हूं, और जब तक वो व्यक्ति पार्टी में रहेगा, बहुजन समाज पार्टी कितने चुनाव आ रही है? 2012 चुनाव आ रही, 2014 का चुनाव आ रही, 2017 का चुनाव आ रही, 2019 का चुनाव है, बढ़िया नहीं रहा, उसके बाद में 2022 का चुनाव आ रही, 2024 का चुनाव आ रही है। और बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, हर प्रदेश में, क्यों? क्योंकि वहां बहन जी को जो रिपोर्ट दी जाती है वो गलत दी जाती है। और जब तक वहां मंथन नहीं किया जाएगा, भाजपा 38 पार्टियों के साथ गठबंधन किए, समाजवादी पार्टी कई पार्टियों के साथ गठबंधन किए, बहुजन समाज पार्टी कहती है हम अकेले जीत लेंगे। कितने भाई जाटो समाज का वोट है, वो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कैसे आप अकेले चुनाव जीत लेंगे? अगर यही कोई सच बात कह देता है, तुरंत उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। उसको जब पार्टी से निकाला जाता है, एक आधार दिया, अनुशासनहीनता। अरे अनुशासनहीनता जो करता है उसको बताओ तो, कौन सी अनुशासनहीनता? क्या अनुशासन? किसको गाली दिया, किसको क्या किया? कोई नहीं, बस केवल एक अनुशासनहीनता, जो इन कोऑर्डिनेटरों की जेब नहीं भर पाता है, वही अनुशासनहीनता है। और जब तक ये चलता रहेगा, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी के लिए 27 आखिरी चुनाव है। हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, हमको टिकट का लालच हमको नहीं मिलेगी और हमको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन सच्चाई को मैं बता रहा हूँ, आखिरी चुनाव 2027 का है। अगर इसमें कुछ बढ़िया करके नहीं दिखाया तो आज आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी की जगह पर आजाद समाज पार्टी का होगा। जी हाँ।
मानते हैं आजाद समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है? देखिए, जब कोई न कोई ठिकाना चाहिए होता है। हमको पार्टी से निकाला गया, हम बिना पार्टी के, बिना राजनीति के नहीं रहेंगे। जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो कोई न कोई प्लेटफॉर्म ढूंढता है, और जब यहाँ जब चुनाव आता है तो धड़ाधड़, अरे चुनाव भाजपा में हम रहे, में मालूम है वहां किसी कोई पार्टी ने पदाधिकारी ने गलत काम कर दिया तो उसको ये नहीं कह रहा तो तुमको निकाला गया, उसकी जगह दूसरा का एक्टिव कर दिया जाता है और उसको भी बनाए रखा जाता है। एक एक वोट की कीमत होती है, जैसे एक एक बूंद से सागर बनता है, ऐसे एक एक पदाधिकारी और एक एक वोट से पार्टी की सरकार बनती है। और धड़ाधड़ निकालते रहोगे तो जिसको निकालोगे उसका जनाधार तो है। हमें निकाला गया, 40 सेक्टर अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया, 40 महासचिव ने इस्तीफा दिया, पूरी एक विधानसभा अध्यक्ष को छोड़ करके, विधानसभा सचिव को छोड़कर पूरी विधानसभा कमेटी ने इस्तीफा दिया। सभी सेक्टर के बूथ, जितनी बूथ कमेटियां थी 427, सबने इस्तीफा दे दिया। अब बताइए, जब सबने, आज हम प्रत्याशी है वो जाता है, लोग उसको पसंद नहीं करते। बात कर लें 27 के चुनाव की। जी, आप तो लगातार विधानसभा में एक्टिव हैं, बड़े संघर्षशील नेता है जी। तो 27 के चुनाव में क्या रहेगा आपका समीकरण? कौन सी पार्टी में अंदर सेटिंग कर रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती जनता का विश्वास। हाँ। और 157 विधानसभा गोपामाओं की जनता जानती है कि सर्वे जनसेवा जिस दिन विधायक बनेंगे, और मैं उम्मीद भी करता हूँ, अपनी जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मैं जिस दिन विधायक बनूंगा पहला स्टाम्प पेपर जारी करूंगा कि मुझे भ्रष्टाचार 1% अगर मैं करता हूं तो बीच चौराहे पर हमको जूतों की माला पहनाने का काम करना, क्योंकि जनता के वोट से हम विधायक बनेंगे। जिस दिन हम विधायक बनेंगे सबसे पहला काम शिक्षा को नंबर पर, शिक्षा गरीब अमीर के बराबर, चिकित्सा गरीब अमीर, रोजगार सबको मिलेगा। इसलिए अब जब जनाधार हमारे साथ है, आज आप देख रहे हैं सर्वे जनसेवा बिना प्रस्ताव की मीटिंग करते हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा संगठन हमारे पास में। और पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, टिकट वो केवल उसी को देती जिसका जनाधार होता है। आज हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जाटो, पासी वर्ग के, जो पासी वर्ग के लोग हैं, मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, मुझे विश्वास है 25 से 30% पासी समाज के लोग हमको केवल इसलिए पसंद करते हैं। आज 30 साल से पासी विधायक है, पासी सांसद है, लेकिन पासी समाज को ये लोगों ने, एक भी व्यक्ति को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम नहीं। अरे तुम कुछ नहीं, उनका वोट लेते हो, उनका वोट लेकर के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हो, उनको तुम दारू की बात करते हो। हमने लोगों को, नेताओं को कहते हुए देखा है कि अरे विधायक हमको होने दीजिए, तुम खूब दारू निकालो। अरे दारू निकाल करके वो पिएगा, उसके बच्चे पिएंगे, वो गुर्दे खराब होंगे, वो मर जाएंगे। हम शिक्षा की ओर ले जाएंगे, हम चिकित्सा की ओर ले जाएंगे, हम रोजगार की ओर ले जाएंगे, हम विकास की ओर ले जाएंगे। जातियां मनुष्य में कोई नहीं होती। जो व्यक्ति जातिवादी होता है, डॉक्टर है, मास्टर है, जज है, नेता है, इनके अंदर अगर जातिवाद है तो ये उस पद के लायक नहीं है, और इनको उस पद पर जनता को बैठाना भी नहीं चाहिए। अब बात कर लें आपकी ही, अभी बात चल रही थी पार्टी की जी, तो 27 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से उम्मीद लगा रहे हैं? हमने आप लोगों को बताया कि हम जनता की अदालत में है, इसमें गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे सबसे पहले लोग देखते हैं घर में किसकी इज्जत। तो जाटो समाज आज की डेट में 80% आपके भाई सर्वे जनसेवा के साथ खड़ा है। पासी समाज 20 से 25% आपके साथ में खड़ा है। अर्कवंशी समाज लगभग 99% सर्वे जनसेवा के साथ खड़ा है, और मुस्लिम समाज 100% सर्वे जनसेवा के साथ खड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि सर्वे जनसेवा का कॉलर पकड़ लेंगे। सर्वे जनसेवा को एक रिक्शा वाला जानता है कि जनसेवा को है, जनसेवा रुको, यहाँ आओ, पहले बात सुनो। उसको उम्मीद है कि जो नेता नहीं बेटा होगा, और जब जनाधार होगा तो एक से एक पार्टियां, कई पार्टियां हमारे संपर्क में है। आपको खुल बता देता हूँ, कई पार्टियां संपर्क में है। अच्छा, और अभी चुनाव का समय काफी है। अच्छा, समय आने पर पत्ते खुद। अच्छा, आपका जो नेम है सर्वेश जनसेवा, ये सर्वेश जनसेवा का टैग कि मतलब आपके माता पिता से लगा है या पब्लिक ने लगा दिया? इस जनसेवा का क्या मतलब क्या है? ऐसा है, मैं आपको आज बता देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हम बहुत ही मतलब लोअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मैंने जब स्कूल खोला तो मैंने सबको कहा कि पैसा हो तो हो, बड़ो न हो तो। आज हमारे एक एक कॉलेज में 4-4 हजार की संख्या है। समाज सेवा से बड़ी कोई पुण्य नहीं होती। तुम कोई पूजा कर लो, अगर गरीब आदमी की सेवा करते उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। हमारी संस्था, आप हमारे घर में बैठे हैं, देख रहे हैं, जिसके 3-4 कॉलेज हो उसके घर में मार्बल लगा होगा, हमारे घर में टाइल भी नहीं लगे।
मेरी रहन सहन की व्यवस्था आप देख रहे हैं कैसी है। मेरा पहला मकसद केवल क्या है कि समाज की सेवा। मेरी संस्था से प्रत्येक वर्ष कई आय कैंप लगवाए जाते हैं, चश्मा वितरण किया जाता है, उनके दवाई का वितरण किया जाता है, और बहन बेटियां जो होती हैं, अगर कोई गरीब है उसकी शादी में हम छोटा मोटा सहयोग कर देते हैं। हमें ये टैग, जो हमारा नाम सर्वेश कुमार था, लेकिन जब समाज सेवा करने लगे, किसी को दवाई दिलवा दी, कुछ करने लगे, तो जनता ने ये नाम हमको दिया था। अच्छा। और इस नाम को सबसे पहले उपनाम शुरू किया। एक बार एक कुत्ता कुएं में गिर गया, उसको निकालने के लिए हम इधर घुसे, उसने हमको ही काट लिया। तो ये हर्ष पांडे हमको पढ़ाए, जो हमारे गुरु थे। आज भी वो, मैं भगवान से ज्यादा उन पर विश्वास, क्योंकि आज उनकी देन है। हर्ष पांडे इस्लामाबाद में उनका इंटर कॉलेज है। उन्होंने कहा कि साले मर जाते तो क्या होता, वो तो ऐसे बोला करते, और इतनी बड़ी जनसेवा करते घूम रहे हो, तुम ही चले जाते तो क्या। तो ये नाम, हमारा नामकरण हमारे गुरु हर्ष पांडे ने किया है, बाकी समाज ने इसको प्रमुखता दी है। यही हमारी। अच्छा जी, चलिए कुछ सवालों पर ही बात कर लेते हैं जी। विकास से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। यदि जनता आपको अवसर देती है, जी, मौका देती है, तो 100 दिनों में काम की शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए, सबसे अगर जनता ने हमको मौका दिया तो हमारा जो शिक्षक वर्ग हमारी विधानसभा में आएगा, अच्छा अच्छा, इनका एक बहुत बड़ा शिक्षक और चिकित्सक, सबसे पहले 2 वर्ग को बुलाऊंगा। अच्छा, और इनको बुला करके एक मीटिंग करेंगे, और उनको बढ़िया सम्मान देंगे, खूब उनको पुरस्कृत करेंगे, और कहेंगे कि भाई आप शिक्षक, कहते हैं गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु चाह जाए, जितने हमारे शिक्षक है ये दुनिया बदल देंगे। कुछ सरकार इनका साथ नहीं देती है। अब शिक्षक पढ़ाए कि वह जनगणना करे, पढ़ाए कि खाना बनवाए, पढ़ाए कि वह बिल्डिंग बनवाए, पढ़ाए कि शौचालय साफ कराए। शिक्षक का काम केवल शिक्षा का होना चाहिए। मैं इनको बुलाऊंगा और सीधे कहूंगा कि कोई भी नियम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को, तुम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जो प्राइमरी का बच्चा है, प्राइवेट स्कूल में का टीचर कितना होता है? बीए एमए होता है। सरकारी स्कूल का टीचर बीए होता है, एमए होता है, बीएड होता है, टीटी होता है, नेट होता है, सुपर टेट होता है, कितनी डिग्रियां होती है। तो आप लोग अपने बच्चों की तरह इनको पढ़ाओ, मैं तुमको पुरस्कार दूंगा। और सभी लोग अगर जो इसमें गड़बड़ी की तो 5 साल के अंदर नौकरी करने के लाले पड़ जाएंगे, अगर अपने कर्तव्य से हले। सरकारी स्तर में अपनी दवाई एम्स में कराते हैं जाकर के। अब यहाँ के लोगों को सब गोली काट के रख लेते हैं, एंटीबायोटिक, इसमें उनको दे दी, उनको दे दी। ये नहीं चलेगा। जितनी दवाई आएगी सारा हिसाब देना पड़ेगा। जो डॉक्टर नहीं होंगे मैं नियुक्त कराऊंगा, लेकिन कोई भी मरीज रिफर नहीं होगा। बहुत विषम परिस्थिति में रिफर होगा, जब सुविधाएं नहीं होगी, सुविधाएं हम देंगे, नहीं तो रिफर ही बंद रहा, कल रात मर जा। जब दवा चाहिए तो उनको पर्चा मिलता है, इसको देंगे। उसके बाद में एक और हमारा सबसे बढ़िया ये रहेगा, जितना लड़का 18 साल प्लस हुआ, जो ग्रेजुएट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, इनको बुला करके हर जगह कम से कम हर 6 महीने में एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। बड़े बड़े उद्योग, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं उनको बुलाएंगे कि तुम कैसे आगे बढ़े और ये कैसे आगे बढ़े, तो उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये हमारा मोटो है कि जो श्रम होता है जवानी में ज्यादा कर सकते हैं, हम ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, बुढ़ापे में उतनी नहीं कर सकते। उनको बुलाएंगे और कहेंगे इसी समय जितना आगे बढ़ पाओ उतना बढ़ लो, और उनको औद्योगिक ऋण दिलाएंगे, छोटे छोटे उद्योग खुलवाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बने। अच्छा जी, शिक्षा पर भी आपने बता दिए, स्वास्थ्य पर भी बता दिए, युवाओं को लेकर बता दिए। अब महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर कुछ सवाल हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी क्या प्राथमिकता हो? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की प्राथमिकता, देखिए सबसे पहले क्या है, हम मॉडर्न बने लेकिन इतने भी न बने कि लोग हमारे ऊपर गलत दृष्टि डालें। प्रत्येक परिवार को, अपने बच्चे, प्रत्येक माता पिता को और प्रत्येक भाई बहन को अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए, और उससे अपनी रेपुटेशन का, जब घर से निकले तो उसे अपनी रेपुटेशन का ख्याल होना चाहिए। जो घर के सांस्कृतिक विचार होते हैं वही जीवन भर काम देते हैं। आत्म सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, समाज को मोटिवेशन की जरूरत है। हमारे नेता जितने हैं ये
अपने परिवार को तो सुरक्षित रखते हैं। समाज में प्रत्येक नेता की जिम्मेदारी है कि आप समाज के लोगों को बैठा लो कि गलत काम कम करो, जीवन एक बार मिला है, अच्छे काम ज्यादा करो। जब मोटिवेशन होगा, एक समय था हमारे घर में, हमारे देश में लगभग 80% लोग अशिक्षित थे, आज हमारे देश में लगभग 80% शिक्षित हो गए। तो हमको हमारी जिम्मेदारी बनती शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए और सभ्यता का प्रचार, संस्कृति का प्रचार किया जाए, अंधविश्वास को खत्म किया जाए। अच्छा, महिलाओं पर और भी एक सवाल है, जैसे महिलाओं की शिकायतें अक्सर रहती हैं जी, क्योंकि आप देखते होंगे चाहे थाने पर चाहे कोर्ट कचहरी में महिलाएं अक्सर तहरीर लेकर पहुंचती हैं, मेरी ये शिकायत, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये समस्या। तो महिलाओं की शिकायतों को आप किस तरीके से देखते हैं और इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाज के अंदर थोड़ा शिक्षा और जो अमीर लोग होते हैं वे बड़ा सोच समझ के काम करते हैं। जो हमारे यहाँ गरीबी है इसको खत्म किया जाए, बेरोजगारी को खत्म किया जाए। लोगों के पास जब समय होता है, जैसे हम खाली बैठे तो इधर उधर की सोचेंगे, और जो हमारे पास समय नहीं हो, बहुत ज्यादातर ये शिकायतें जो का दौर होता है किन लोगों में होता है, मिडिल क्लास में और लोअर क्लास में। बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वे काम से ही फुर्सत नहीं पाते हैं, तो ऐसी शिकायतें उनमें बहुत कम होती। हमको शिक्षा का प्रचार के साथ साथ इनको रोजगार में लगा देना चाहिए। अब जब व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो अपने काम में लगा रहता है, उसके बाद में उसकी रेपुटेशन बनती है। जब रेपुटेशन बनती है तो इज्जत और बेइज्जत का वो बड़ा ख्याल रखते हैं। इसलिए हमको इनके स्तर को उठाने का ध्यान करना चाहिए। जितना भी आप 80% मुकदमे जितने भी हैं ये जो पुअर फैमिली से, मिडिल फैमिली से ज्यादातर आते हैं, हाईएस्ट फैमिली से बहुत कम आते हैं। लड़ाई झगड़े जितने शहर में गांव में होते हैं, शहर में 1/100 भी नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ सब व्यस्त है। अच्छा, अब और भी कुछ सवाल हैं। राजनीति और जनसंपर्क, सबसे बड़ा सवाल है, जनता आपको क्यों चुने? बहुत अच्छी बात है, जनता हमको न चुने, लेकिन जनता, भारतीय संविधान में कहा गया था पहले राजा रानी पेट से पैदा होता था, तो वही राजा बन जाता, वोट की जरूरत नहीं, तो मनमानी करता था। बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में वोट देने का अधिकार दी कि 18 साल के हो जाओ और अपने मन का नेता चुनो, अब 5 साल के लिए चुनो। अगर वो काम ना करे तो वो तुम्हारा बिरादर है, तुम्हारे धर्म का है, तुम्हारी पार्टी का है, तुम्हारे पड़ोस का है, तुम्हारा रिश्तेदार है, उसके लात मार देना चाहिए जनता को, तो नए आदमी को। और जनता को एक काम और करना चाहिए, जो नेता है उसके पार्टी का तो मैनिफेस्टो होता है, लेकिन नेता का भी मैनिफेस्टो हो। अगर नेता जो जैसे उसने वादा किया शिक्षा सही करेंगे, चिकित्सा सही करेंगे, रोजगार देंगे, बिजली पानी सड़क नाली ये सब सही, अगर वो ना कर पाए तो जिधर से भी निकले सब लोग घेर लो, कह दो कहाँ है शिक्षा, कहाँ है चिकित्सा, कहाँ है रोजगार, वो दोबारा चुनाव ही नहीं लड़ेगा। और जनता को विश्वास है सर्वे जनसेवा करेंगे, नहीं तो हम उनको फिट कर देंगे। अच्छा, ये विश्वास है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अच्छा, हमारी सबसे बड़ी ताकत केवल ये है कि सर्व समाज में ये व्याप्त है कि सर्वे जनसेवा हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, सर्वे जनसेवा दलित श्रवण नहीं कर सकते, सर्वे जनसेवा अमीर गरीब के रेपुटेशन में, उसके सम्मान में अंतर नहीं कर सकते। और सर्वे जनसेवा सबसे बड़ी बात है कि आसानी से उनको हमने बता दिया है, अगर कहीं हम जीत गए तो हमारे गेट पर गार्ड बैठा हो, अंदर घुस जाना, कह देना हमें काम है और तुम नहीं जाने दोगे, हम डायरेक्ट बात कर लेंगे, कोई रोक टोक नहीं होगी। सबको मालूम है, सरल स्वभाव के हैं, उनके बेडरूम तक घुसने की क्षमता रखते हैं। आपके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष क्या रहा, कब रहा? हमारे जीवन का सबसे कठिन संघर्ष केवल यही है कि हम सामाजिक स्तर पर हमने अपनी ख्याति बनाई, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत अपना सब कुछ किया, लेकिन राजनीतिक तौर पर मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसमें हम असफल हो जाते हैं केवल एक बात से कि लोग अक्सर कह देते हैं कि सर्वे जनसेवा जाटो है और जाटो का हमको दूसरी पार्टी टिकट जल्दी क्यों नहीं देती। वो सोचती है कि जाटो ये चमार समाज से आते हैं और इनका वोट बसपा में चला जाता है। ये सोच बदलनी पड़ेगी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी संघर्ष है कि हम अपने आप को कैसे सिद्ध करें कि हम जाटो नहीं, हम ब्राह्मण नहीं, हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान नहीं है, हम केवल एक सामाजिक व्यक्ति है, सामाजिक प्राणी है। क्योंकि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सबका एक शरीर है। आदमी यहाँ जातिवाद कर लेता है, जब उसको खून की जरूरत पड़ती है तब वो हिंदू मुसलमान का नहीं देखता है, जब उसके बाद में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तब वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है, इससे ऑपरेशन नहीं कराएंगे, खटाक से करा लेता है। तो
इस दौर को खत्म करने के लिए कोई न कोई हमारे हर समाज के युवाओं को अब आगे रहना पड़ेगा। अब नेता क्या है, हिंदू मुसलमान करा देते हैं, जीत जाते हैं, काम करते नहीं है। और जो वोट देता है वो बेचारा दौड़ा दौड़ा घूम रहा है। और अपनी गलती, नेता की गलती कम है, जनता की गलती है। तुमको वोट देने का अधिकार इसलिए दिया गया है कि तुम अच्छे व्यक्ति को चुनो, लेकिन तुम देख रहे गाड़ी कौन चला रहा जाता, दारू कौन पिला रहा जाता, पैसा कौन बांट रहा जाता, हमारी पार्टी का कौन है, दबंग कौन है। अरे जब तुम ही दबंग आदमी को चुनोगे तो गलती किसकी है? जनता की। जनता को एक अच्छे मतदान के लिए, एक गुड सिटीजन बनने के लिए सोच समझ के वोट देना, जाति के आधार पर वोट नहीं देना। अब यहाँ पार्टी तय करती है, पार्टियां तय करती हैं, दल, सही बात है, लेकिन दल तय करते हैं, तुम किसको वोट दोगे? मताधिकार तुमको दिया गया, लेकिन तय कौन करता है? दल। जाटो समाज के वोट को तय करते हैं बहुजन समाज पार्टी, ओबीसी समाज को तय करता है समाजवादी पार्टी, जनरल समाज को तय करता है कि उसका क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी। अरे तुमको इसके लिए नहीं दिया गया, तुमको इसके लिए कहा गया कि आप अच्छे आदमी का चुनाव करें और तभी जाकर के अच्छा राष्ट्र बन सकता है। और जब तक हमारे यहाँ ये जाति धर्म मजहब की राजनीति चलती रहेगी, भारत के बाद में चीन आजाद हुआ, जापान आज, वो हमसे 100 साल आगे जी रहे हैं, और हम आज भी 70 साल हो गया, गरीबी नहीं मिट रही। अरे हम लोगों को पहुंचने दीजिए, जितने धन्ना से बहुत अमीर बैठे हैं, इनका पैसा निकाल करके गरीबों में बंटवाएंगे, और ये मेरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक, तुम भी भारत के नागरिक, तुम मौज कर रहे हैं, मर रहे हैं भूखे। इस सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा विधानसभा पर आ जाते हैं। 157 गोपामाऊ विधानसभा में ऐसी प्रमुख समस्या क्या है जी जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए? क्षेत्र के ऐसे मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमने आपको बताया है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार है। अच्छा, कोई विभाग ऐसा छूता नहीं है कि जहां बिना पैसे, बिना सिफारिश के आप काम करा सके। शिक्षा का स्तर जब बढ़ेगा तो लोग समझदार होंगे, चिकित्सा का स्तर बढ़ेगा तो लोग मारे मारे नहीं घूमेंगे, रोजगार हो जाएगा तो रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। हमने आपको बताया है 3 चीनी मिल लगे और सैकड़ों फैक्ट्रियां लगी संडीला में, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है। आखिर क्यों नहीं दिया? जब रोजगार मिल जाएगा, पैसा आने लगे, सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन विधानसभा में क्या सारी समस्या, सब समस्या है क्या? अरे सब क्या नहीं है। अब एक बल्ब जल रहा तो एक पंखा चल रहा, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा। उसके बाद में आधार बनवाने जाओ, डाकखाना वाले बिना पैसा। अब एक आधार में अगर एक संशोधन कराना कम से कम 1000 रुपया पड़ता है। अच्छा, अभी आप किसी भी विभाग को ले, अभी आदमी जिंदा बैठा है, उसकी पेंशन आ रही है, एक बार आती, दूसरी बार बंद हो जाती है। अच्छा, किस ओर ध्यान दे जी, हर जगह परसेंटेज है। अभी हाईवे बना, कितने दिन चला? नेशनल हाईवे था, कितने दिन चला? हर जगह केवल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। वहां कोई पुल बह रहा, कोई स्कूल बह रहा, कोई सड़क से गायब हो रही है। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करना की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगर ये रहेगा तो हर विभाग में सर समस्या, बिजली, किसान है, अरे खाद का कोई बयान थोड़ी, रोटी बनवा देगा, सब्जी बनवा देगा, वो तो खेत में ही डालेगा और ज्यादा लेगा भी नहीं। अब किसान खाद के लिए लाइन में लगा है, कोई पैसे दे रहा है तो फिर भी बेचारा मार खा रहा है। आखिर किसान को खाद क्यों नहीं मिल रही? किस नौजवान है, पढ़ा लिखा है। आप 15 लाख की बात कर रहे थे, अभी चुनाव आ गया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया हम 50,000 रुपया हर महिला को देंगे। अरे महिला को देंगे, पुरुष क्या भूखे मर जाएगा? उनको भी दीजिए। हम उनकी इस योजना लोग विरोध करते हैं, हम सब अरे कुछ तो देने के लिए कहा है, दीजिए, अच्छी बात है। चुनाव से पहले सबके तो 50,000 की बात कर रहे, महिलाओं को 50,000 दे दो, तो पुरुषों को 5 लाख दे दो, छोटा मोटा रोजगार कर लेंगे। पैसा का क्या करोगे तुम? देना चाहिए। ठीक है, आपके समय को देखते हुए रैपिड फायर के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जी, एक लाइन में आंसर दीजिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान के विधायक गोपामाऊ से श्याम प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोपामाऊ श्याम प्रकाश जी, जनता ने उनको 3-3, 4-4 बार उन पर विश्वास जताया, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को बढ़ाया, बाकी समाज की ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक अच्छाई भी उनके अंदर, वो बदले की भावना से काम किया। अच्छा जी, ठीक है। प्रदेश की राजनीति में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है श्री नरेश अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? नरेश अग्रवाल जी बहुत ही मजे हुए नेता हैं। वो केवल डिनोरा पीटते हैं कि माट वाट ले गए, वो सेटिंग करने में माहिर है।
सेटिंग करने में, जैसे जो सपा बसपा अन्य दल है, इनके जिलाध्यक्षों से अंदरूनी सेटिंग करके अब डमी कैंडिडेट सेट करा देते हैं। इसी में दूसरी पार्टियां उनको माहिरता हासिल बनाती, बाकी उनका वोट बैंक निजी नहीं है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी इतनी बड़ी स्तर पर जाने के बाद आपको इतने बड़ा पद मिला है, अभी कहीं ना करते अपनी विधानसभा में एक IIT बनवाया होता, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, एक मेडिकल कॉलेज होता, या कुछ बड़ा किया होता तो राज्य मंत्री का मतलब भी बनता है। जब कुछ नहीं किया तो क्या फायदा है? शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है? जितने डिग्री कॉलेज है, कहीं क्लास चलते हैं, जब कहीं पढ़ाई होती है, कोई लेवल सुधरा है, बच्चों को रोजगार की शिक्षा मिली है? नहीं। हमारे हिसाब से अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर पाता, हाँ एक अच्छाई उनके अंदर भी है, बड़ी हंसमुख स्वभाव की है, सरल स्वभाव है, आसानी से मिल जाती, लेकिन काम किसी नहीं करते। अच्छा जी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी क्या कहना चाहेंगे दोनों को? देखिए, बहन कुंवारी मायावती जी के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, एक समय था बहन मायावती जी के नाम का डंका बजता था, और जिधर निकल जाती थी शायद उधर सड़कें जाम हो जाती थी, और बड़ी आशा हुई थी, और चार बार उन्होंने सरकार बनाई। अच्छे से अच्छे राजनीतिक लोग उनके विचार को नहीं जान पाते, सबको गुटबरा कर देती थी, सबको धराशायी कर देती थी। भाजपा के लोगों को भी उन्होंने घुटने पर ला करके टेक दिया। लेकिन आज के दौर में पता नहीं माननीय बहन जी को कौन सी ऐसी गलत शक्ति है जो उनको दूसरी दिशा की ओर मोड़ रही है। कौन सा वो है? नेता को डरना नहीं चाहिए, नेता निडर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। जीवन जी चुके हैं, और जो आर पार की बात करना चाहता है, मैं हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमको कहते हैं ये कर दिया जाए, अरे कर दो यार, क्या दिक्कत है? नेता जब तक निर्भीक रहता है, निडर रहता है, तब तक वो जनता की सेवा कर सकता है। आज के दौर में माननीय बहन जी को सबसे पहला, मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं ये जब एक आदमी का आइडिया काम न करे तो हमें विचार करना चाहिए, कई लोगों के आइडिया को शामिल करना चाहिए। और समीक्षा बैठकें कौन करता है बहुजन समाज पार्टी में? जो एसी में बैठते हैं। पिहानी में कौन अच्छा है मैं बता सकता हूँ, हरदोई में कौन अच्छा है वो आप बता सकते हैं, लेकिन पिहानी का तुम नहीं बता सकते, हरदोई का हम नहीं बता सकते। ऐसे ही क्षेत्र में जब तक, और रावण उगता हुआ सूरज है, ये सत्य है। देखो, जो संघर्ष करता है वो सफल होता है, उसके लिए कोई कुछ कहे, आज नहीं तो कल सूर्योदय रावण का होगा। लेकिन मैं ये दोनों नेताओं से चाहता हूं कि कितने प्रदेश है, 28-29 प्रदेश है, 6-7 केंद्र शासित प्रदेश है, इनको आपस में मिल करके राजनीति करनी चाहिए। बहन जी उत्तर प्रदेश में है तो चंद्रशेखर जी को भी मध्य प्रदेश में अपना पावर डेवलप करना चाहिए। इसी तरीके से नेताओं को अलग अलग ना होकर के एक होकर के लड़ना चाहिए। और अगर यही कंडीशन कोऑर्डिनेटर पर बसपा टिकी है, कोऑर्डिनेटर जिस दिन ईमानदार हो जाएंगे, जिस दिन बहन जी को बता देंगे कि ये व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, ये व्यक्ति संघर्ष नहीं कर रहा है, ये प्रोजेक्टेड है, उसी दिन बसपा फिर उठ जाए। बसपा से बड़े वोट बैंक कोई नहीं है। ठीक है, रैपिड फायर के क्वेश्चन है ना जी। तो अखिलेश यादव जी, योगी आदित्यनाथ जी। अखिलेश यादव जी जो है, ये पहले इनकी विचारधारा जो थी थोड़ा दूसरे लोग रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में अखिलेश यादव जी की विचारधारा सामाजिक विचारधारा है, और उनका जो व्यवहार है उसमें काफी परिवर्तन आया है। अम्बेडकरवादी विचारधारा पर भी चलने का प्रयास कर रहे हैं, चलने लगे हैं। और अखिलेश यादव जी अगर पीडीए का फार्मूला दिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला दिए, और आज का जमाना ही चल रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर देंगे तो संभवतः 2027 उनके लिए सुगम होगा। ठीक। राहुल गांधी जी, माननीय मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी जो है, पहली सरकार माननीय मोदी जी की बहुत अच्छी चली, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया उन्होंने, और हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। दलित भी उनकी ओर मुड़ा, मुस्लिम भी दूसरी सरकार में मुस्लिम भी उनकी तरफ मुड़ा। लेकिन दूसरी सरकार बनते ही जो अनावश्यक कानून लाए गए, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जिसका सामाजिक स्तर से ही निपटारा हो जाना चाहिए था,
जो काम कर, शिक्षा पर काम करो, चिकित्सा पर काम करो, रोजगार औद्योगिकरण पर काम करो, देश को आगे बढ़ाने का काम करो। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति की वजह से अब भारतीय जनता पार्टी को अपर कास्ट का भी आदमी समझ गया है। इसलिए पहली सरकार मोदी जी की बहुत अच्छी चली, इसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन अब जो चल रहा है, अब केवल विधायक खरीदो, सरकारें तोड़ो और इनको हटाओ, उनकी पार्टी खत्म करो। देश के संविधान के लिए एक शब्द जो बोल देता था उसको फिट कर दिया जाता था। आज देश के संविधान के पन्ने फाड़े जा रहे। वो कह रहा बदल दो, खग्गा पेम्मा करके एक विवेक देवराय है, उसने भाषण दिया था, मैंने हरदोई में बहुत बड़ी मीटिंग की थी। ऐसे लोग संविधान बदलेंगे, बाबा साहब के लिखा हुआ, इनकी औकात है। राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल किया और एमफिल भारतीय जनता पार्टी में भी किसी ने नहीं किया होगा। एमफिल की भूलभार नहीं इनको मालूम होगी। और राहुल गांधी को जो पप्पू बोलते हैं, जैसे एक सिर्री आदमी होता है पागल, वो सारा दुनिया को पागल समझता है। तो जो राहुल गांधी को पप्पू बोलता है, सच्चाई में वही पप्पू है। राहुल गांधी देश का भविष्य है और सच्चाई ये है कि एक दिन वो व्यक्ति नेतृत्व तो करेगा देश का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके अंदर भी बदले की भावना नहीं है। मोदी जी, योगी जी जो है वो भी पहला कार्यकाल उनका बहुत अच्छा चला, लोगों को भी। अब बड़ी मुश्किल से आदमी घर बनाता है। अगर किसी ने अपराध किया है, उस अपराधी के घर में 50-20 लोग रहते हैं, तो अपराधी एक है, उसको सजा दीजिए। उसका पूरा घर गिरा करके जवान बहन बेटियां, नन्हे मुन्ने बच्चे, माता पिता, बूढ़े बारे लोग कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर पड़े रहे, उनके साथ गलत व्यवहार होने की संभावना रही, उनके घर को लूटा गया। ये बहुत गलत नियम है। लोगों की इच्छा है सबसे बड़ी, हमारा घर हो, हमारा परिवार हो और उसके बाद हमारा बढ़िया सा घर हो जिसमें हम सोए, लेकिन उसके सपने को तोड़ देना ये बहुत महापाप है। चलिए ठीक है, आपके टाइम को देखते हुए थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका भी। आज हमारे पॉडकास्ट कार्यक्रम के जो खास मेहमान थे, आप इनको सुन रहे थे, बड़ी बेबाकी से जवाब दिए हैं, अपने वक्तव्य के नाम से ही जाने जाते हैं। सर्वेश जन सेवा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर।